नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस में। ठीक है, अभी तक हमने पीएसआई एग्जाम 2026 है, उसकी राजस्थान हिस्ट्री की 4 क्लासें हमने पूर्ण कर ली हैं। इसी के क्रम में हम अगली क्लास जो करंट अफेयर से संबंधित है, साइंस सेक्शन की आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, तो प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करें, आप हमारे चैनल रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरुआत करते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित नेत्र, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बताइए क्या है मुख्य कार्य, कमेंट कीजिए। मुख्य कार्य क्या है? क्या पहला है सतह से हवा में मार करने वाली क्या मिसाइल है? नहीं है। हवाई निगरानी और रडार कवरेज, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इज ए राइट आंसर। ठीक है, डीआरडीओ पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ये हुई 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय है? ठीक है, यह जो नेत्र प्रणाली है, यह स्वदेशी तकनीक से क्या है? विकसित है। स्वदेशी तकनीक से विकसित है। मतलब आसान शब्दों में, जैसे इस पे एक हवाई जहाज पे क्या गया लगाया गया है, ठीक है, यहां इसको लगाया गया है, तो इसे यहां ये क्या करेगा 360 तक क्या करेगा, क्या कोई लड़ाकू विमान आ रहा है या यूएवी आ रहा है या कोई मिसाइल आ रही है, तो उसे आकाश में क्या कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा और उसे जो जमीन पे जो इसका जो बेस है वहां बता देगा कि इस लेवल पे ये मिसाइल आ रही है, इस ऊंचाई पे ये आ रही है। तो ये क्या एक सुरक्षा हो गई हमारी। आकाश में सुरक्षा के लिए क्या है, नेत्र प्रणाली डीआरडीओ ने विकसित की है, जो स्वदेशी रूप से क्या है, पूर्णतः भारतीय है। ठीक है, यह मुख्य तौर पर ERJ 145 एक विमान है, उस पर क्या है, ये लगाई गई है। ठीक है, ये लगाई गई है। इसे आसमान में आंख की तरह कहा जाता है कि आसमान में एक आंख लगाई गई है, जो हवाई जो हमले हैं जैसे मिसाइल, यूएवी और लड़ाकू विमान को पहले ही क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, और जो भी 360 डिग्री पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी मानव रहित विमान, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूएवी, भारत द्वारा विकसित किया गया है, जो लंबी दूरी की टोही के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है, क्या हेरोन है? नहीं, भारत द्वारा हेरोन विकसित नहीं किया गया है। प्रीडेक्टर, बताइए कमेंट कीजिए, प्रीडेक्टर क्या है भारत द्वारा विकसित? नहीं है। तो कौन सा है? रुस्तम 2। रुस्तम 2 भारत द्वारा स्वदेशी मानव रहित विमान है जो विकसित किया गया है। अब देखो इसे तपस BH क्या कहते हैं, BH-201, क्या कहते हैं, BH-201 के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब कभी मेल का पूरा नाम पूछ लेते हैं, मेल का, आप मेल की फुल फॉर्म बताइए। तो मेल मतलब M क्या है, मीडियम, A मतलब एल्टीट्यूड, L मतलब लॉन्ग और E मतलब एंडुरेंस। ठीक है, तो मीडियम, एल्टीट्यूड, लॉन्ग, एंडुरेंस श्रेणी में इसे रखा गया है, जिसका अर्थ है यह मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने और टोही मतलब जांच करने के लिए क्या है, सक्षम है। ठीक है, हेरोन इजराइल द्वारा विकसित है। अतिरिक्त फैक्ट है, हेरोन किसके द्वारा है, इजराइल द्वारा विकसित है। उसके बाद में बताइए प्रीडेक्टर किसके द्वारा है? यह है अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा। अब है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह रिमोट संचालित रोबोट वाहन है, ROV है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से IED विस्फोटक का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है, सत्य है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। देखिए यह भी क्या, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और विकसित किया गया है। IED का मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब
जहाँ कहीं बम वगैरह रखा गया उसको एक निश्चित दूरी से पहले क्या कर लेते हैं, इसको उनका पता लगा लेते हैं और उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके काम में दक्ष का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना के तर्कस में शामिल हेरोन और हार्पी ड्रोन मूल रूप से किस देश से आयातित हैं? मतलब हम किस देश से इनका आयात किया गया है? तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका? नहीं। रूस से भी नहीं, फ्रांस से भी नहीं। तो किससे किया गया है? इसका हार्पी और हेरोन ड्रोन का, यूएवी का किससे? इजराइल से क्या किया गया है? आयात किया गया है। हेरोन और हार्पी मूल रूप से इजराइल से आयातित हैं और हेरोन एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबी दूरी का क्या है? निगरानी ड्रोन है। हार्पी क्या है? यह एक लोइटरिंग मिनोनिक्स, ठीक है, या सुसाइड ड्रोन है जिसे दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हार्पी का मतलब है, हार्पी क्या है? एक ड्रोन है आसान भाषा में। इसे ऐसे किया जाता है, इसमें एक्सप्लोजिव डाल देते हैं और मान लो कि दुश्मन का बेस यहाँ है तो ये डायरेक्टली यहां जाके गिर जाएगा और उसे नष्ट कर देगा। ठीक है। अगला है यूएक्सओआर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो समुद्री सीमाओं की रक्षा करना गलत है। बिना फटे बमों और मिसाइल यूएक्सओ का पता लगाना और उन्हें भी नष्ट करना। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। यूएक्सओआर का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। बिना फटे आयुध हैंडलिंग क्या है? रोबोट है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? युद्ध के मैदान या प्रशिक्षण क्षेत्रों में जो बम या मिसाइल गिराने के लिए, जो मतलब जैसे युद्ध के क्षेत्र में बम और मिसाइल मतलब गिर तो जाती है, मतलब फटती नहीं है, उनका पता लगाने के लिए यूएक्सओआर प्रणाली हमने विकसित की है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उनकी सुरक्षित जांच करके उन्हें नष्ट कर सकती है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा आईटी नियम 2021 में किए गए हालिया संशोधनों के संदर्भ में सिंथेटिक कंटेंट के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? बताइए, कमेंट कीजिए। इसके लिए सभी एआई जनरेट फोटो यथार्थवादी सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबलिंग होना अनिवार्य है। जो सभी जो एआई जो जितने भी जनरेटेड जो फोटो है उनमें क्या वास्तविक रूप में जो सामग्री है वो स्पष्ट होनी चाहिए और प्रमुख लेबलिंग होना अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एआई का क्या दुरुपयोग नहीं हो सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत को एआई पावर हाउस बनाने की दिशा में विद्यमान चुनौतियों, इसमें क्या पूछी है? चुनौतियां पूछी हैं। विद्यमान चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या हमें विचार करना है? कथन नंबर 1 है भारत वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के 90% से अधिक सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है, आईसी है ना, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उनका आयात करता है। बिल्कुल सही है। भारत में ग्रामीण इंटरनेट इंटरनेट पेनिट्रेशन शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, लगभग कितना है? 24 बनाम 66, मतलब 24 का है ग्रामीण में है और 66 क्या है? शहरी है। अगला है, ये भी सही है, भारत के पास डेटा प्रचुरता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में क्लीन और एनोटेटेड, ठीक है, क्लीन और एनोटेटेड डेटा सेट की बिल्कुल क्या है? कमी है। यह भी सत्य है। तो तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में परिष्कृत नई दूरबीनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, दूरबीन का नाम दे रखा है आपको और मुख्य विशेषता दे रखी है। NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब युग्म का आजकल ये यूपीएससी एक नया ट्रेंड पूछ रहा है
कि ऐसे आपको 3 युग्म या 4 युग्म देंगे और उसमें कितने युग्म, मतलब ये डायरेक्टली ये कितने सही हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखते कितने हैं। NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप प्योंगोंग त्सो के पास स्थित यह सौर गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सेकंड है NLOT नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। यह 13.7 मीटर का खंडित एक दर्पण है वाला क्या है, एक टेलीस्कोप है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं HCT हिमालयन टंद्रा टेलीस्कोप। यह भारत का एकमात्र उपग्रह आधारित सौर मिशन है। क्या ये सही है? नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए और दो सही हैं। कथन क्या है, 1 और 2 सही है, तो केवल 1 सही है। देखो, लद्दाख में स्थित हैनले एक जमीनी ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, न कि एक उपग्रह आधारित। ये क्या है, जमीनी आधारित क्या है, एक टेलीस्कोप है। ठीक है, उपग्रह आधारित, सैटेलाइट आधारित ये नहीं है। भारत का एकमात्र जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का एकमात्र जो समर्पित उपग्रह आधारित सौर मिशन है वो कौन सा है, आदित्य L1 है। कौन सा, आदित्य L1 है। आदित्य L1 क्या है, एक सौर आधारित एक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बायो बेस्ड केमिकल विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से प्राप्त किए जाते हैं। क्या बताइए? नहीं, ये पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से प्राप्त नहीं किए जाते, बल्कि ये नवीकरणीय जो जैविक स्रोत हैं, जैसे कृषि अवशिष्ट है, पौधों के तेल, चीनी से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल से प्राप्त रसायनों को फॉसिल बेस्ड केमिकल कहते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से प्राप्त नहीं की जाती। ये किसी कहते हैं, नवीकरणीय जैविक स्रोतों, जैसे कृषि अपशिष्ट हो गया, पौधे, तेल और चीनी आदि से प्राप्त किए जाते हैं। सेकंड कथन है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। भारत की बायो E3 नीति मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग बुनियादी ढांचे को क्या है, बड़े पैमाने पर विस्तारित करता है, बढ़ाना है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन 2 और 3 सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में हमें उनकी पीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन है 4G क्या, LTE तकनीक मुख्य रूप से VoLTE और VO वाईफाई जैसी सुविधाओं के माध्यम से काल गुणवत्ता में सुधार किया गया है। मतलब आप बिना डाटा के भी क्या कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है 5G तकनीक में लेटेंसी मतलब क्या है, जैसे 2 पॉइंट है A और B, जो इनके मध्य जो लगने वाला टाइम है वो लेटेंसी होता है, और ये लगभग 5G में इससे भी कम कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड। कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड हो गया। अब देखो 6G में इससे भी बेहतर रूप आया है, और इस 6G में क्या कर दिया, इसे टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग ये करेगी और 100 Gbps से अधिक का क्या डेटा प्रदान करेगी। तो तीनों कथन क्या है, ये सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन क्या है, परमाणु ऊर्जा एक बेस लोड मतलब बेस लोड शक्ति का स्रोत है जिसका मौसम पर निर्भर नहीं है और यह नियंत्रण बिजली प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, इसका मौसम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना वृद्धि करना है। ये भी सही है। शांति अधिनियम एक्ट कब आया है, दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में। ठीक है।
क्या इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु क्षेत्र की विस्तार और निजी भागीदारी के मार्ग को क्या करना है, प्रशस्त करना है। तो इसके तीनों ऑप्शंस सही हैं। तो क्या आएगा, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। देखो इसके लिए सरकारी जो सरकारी शेयर कितने हैं 41% और निजी के लिए कितना किया है 49%। अभी भी जो स्वामित्व रहेगा, जो उनके पास मैनेजमेंट जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, सरकार के पास। रेगुलेशन की पावर अभी भी किसके पास है, सरकार के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, हमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फ्रांस द्वारा विकसित एक सटीक निर्देशित क्या है, हथियार प्रणाली है। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। किसके द्वारा, हमर किसके द्वारा है, यह है फ्रांस के द्वारा। सेकंड है, इसमें एक प्रोपल्शन किट का उपयोग किया गया, प्रोपल्शन किट का उपयोग किया गया है, जो इसे कम ऊंचाई से भी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बनाता है। मतलब इसका मतलब है जैसे कम ऊंचाई है, ठीक है, वहां से भी आप इसे मतलब स्टार्ट करोगे तो यह क्या करेगा, लंबी दूरी तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मार गिराने में क्या है, सक्षम है। अगला है, भारतीय वायुसेना ने इसे अपने राफेल, मतलब राफेल कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया और फ्रांस से आयातित है। और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ये भारत द्वारा विकसित है में एकीकृत किया गया है, इसे वहां इन्वॉल्व किया गया है। तो कथन तीनों क्या है, सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये बहुत चर्चा में रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखना। ये सीधा डायरेक्ट आपको फैक्ट भी पहुंच सकते हैं। कथन नंबर 1 है, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा फरवरी 2026 में की गई, जिसका फोकस केवल एआई विनियमन मतलब एआई रेगुलेशन पर था, एआई विनियमन पर था। क्या सही है, नहीं, केवल एआई विनियमन पर ही नहीं था। ठीक है, तो सेकंड कथन है, भारत ने इस मंच का उपयोग स्वयं को वैश्विक एआई शासन में एक एजेंडा सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए किया है। ठीक है, कि वैश्विक स्तर पर भारत की एआई क्षेत्र में क्या हो, एक वैश्विक पहचान बने। ठीक है, थर्ड है, इंडिया एआई मिशन के तहत 10,370 करोड़ का परिव्यय स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है। तो ये भी क्या है, सत्य कथन है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर 2 और 3 मतलब बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लीगो इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिएगा। कथन नंबर 1 है, इसका निर्माण महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के ओंधा में किया जा रहा है। याद रखना कहाँ, हिंगोली, इंडिया, ये क्या है, एक परियोजना है, ठीक है, जिसे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के ओंधा में इसका काम किया जा रहा है। द्वितीय कथन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाना है, जिनकी भविष्यवाणी किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मतलब E बराबर mc², इन्होंने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया था। थर्ड है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम में लहरें पैदा करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रकाश की गति के समान क्या करती हैं, उनका वेग प्रकाश की गति के समान होता है। मतलब ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे क्या होती है, निर्वात में गति करती हैं। कितना होता है, 3 × 10⁶ सॉरी नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे देखने हैं फैक्ट में, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या हुआ, कथन 1, 2 और तीनों क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15,
आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है, यह भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन है ये? एक सौर मिशन है जिसे PSLV C57 रॉकेट द्वारा क्या गया, लॉन्च किया गया। बिल्कुल सत्य कथन है। कथन नंबर 2 है, इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूरी पर स्थित क्या, लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर, ठीक है, हेलो ऑर्बिट में क्या गया, स्थापित किया। हेलो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? हेलो ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि यहां पृथ्वी और सूर्य के जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या है, बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं और वहां इसे क्या गया है, स्थापित किया गया है। कौन सा पॉइंट है? L1 है। ठीक है, अब थर्ड है, L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। मैंने कह दिया है, जिसे उपग्रह बिना किसी ग्रहण के नियंत्रण, मतलब बिना किसी कोई भी बल है, फोर्स के क्या नियंत्रण, सूर्य का क्या करता है, अवलोकन करता रहता है, उसकी जांच करता रहता है। तो तीनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में घोषित राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है, यह अभियान मुख्य रूप से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए एकल खुराक सिंगल डोज रणनीति पर आधारित है। क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग 90% मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। कितने होते हैं? 90%। ठीक है। थर्ड है, भारत इस अभियान के प्रबंधन के लिए यूविन प्लेटफॉर्म, कौन सा है, या वेरी इंपॉर्टेंट है, यूविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा और स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक, स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, सर्वावैक को भी इसमें शामिल किया गया है। तो तीनों कथन क्या है, सत्य है। तीनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसरो के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पे हमें क्या करना है, विचार करना है। मतलब भारत का कैसे कौन से मिशन है जिनका अन्य देशों के साथ क्या है, साझा सहयोग है। ठीक है, निसार है, निसार कब का है, 2024-25 का। सहयोगी देश कौन सा है भारत का, नासा अमेरिका है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रडार इमेजिंग के माध्यम से पृथ्वी की सतह में होने वाले क्या करना है, सूक्ष्म परिवर्तनों को क्या करना है, मानचित्रण करना है। तो ये सही है बिल्कुल। सेकंड है, तृष्णा 2025 का है। यह फ्रांस की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी CNES, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग, जो जलवायु और जलचर का क्या करता है, क्या करेगी, अध्ययन करेगी। तो ये भी क्या है, सही है। अगला है लुपेक्स 2025-26 का है। सहयोगी देश कौन सा है भारत का, इसमें जापान है और यह है चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करेगा। फोर्थ है प्रोबा 3 2024-25 का है। इसका सहयोगी देश कौन सा है भारत का, इसमें ESA यूरोपीय संघ है और यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला एक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। तो इसमें चारों युग्म क्या है, सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रहे ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एक न्यू जनरेशन नागरिक संस्करण है। मतलब यह नागरिकों के काम आने वाला एक क्या है, हवाई जहाज है, जैसे एयर टैक्सी के रूप में, क्या कोई यात्रा के रूप में। कथन नंबर 2 है, यह स्वदेशी रूप से विकसित ALH ध्रुव प्लेटफॉर्म पर आधारित एक जुड़वा इंजन वाला, ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल क्या है, हेलीकॉप्टर है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक प्रणालियों के साथ नागरिक उड्डयन क्षेत्र की जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है
लाल बायोटेक वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। रेड बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो हमें सुमेलित देखना है। ठीक है, इसमें देखिए आरडीएनए तकनीक में मानव इंसुलिन का उत्पादन करना है, बिल्कुल सही युग्म है। जीन थेरेपी दोषपूर्ण जीन को बदलना, जैसे एडीए की कमी का पता लगाना, ये भी सही है। थर्ड है आणविक निदान, रोगों का प्रारंभिक पता लगाने के लिए पीसीआर और एलिसा जैसे टेस्टों को प्रोत्साहन देना या उनका पता लगाना। ठीक है, तो इसमें तीनों युग्म क्या है, सही है, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रे बायोटेक या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के तहत बायो रेमिडेशंस का क्या अर्थ है, बायो रेमिडेशंस का क्या अर्थ है, बताइए। ए है बायोमास से इथेनॉल और शैवाल ईंधन बनाना, बिल्कुल गलत है। बी है प्रदूषक को साफ करने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करना, जैसे ऑयल जेपर, ये बिल्कुल सही है। क्या ग्रे बायोटेक का क्या उपयोग है, क्या कार्य है कि जो प्रदूषक है प्रदूषकों को साफ करने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करना, जैसे आप प्रदूषकों को साफ करेंगे जिसमें बैक्टीरिया का आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल जेपर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी, जिसमें जीएमओ के कारण सुपरवीड्स बनने का पारिस्थितिक जोखिम शामिल है, क्यों सुपरवीड्स बन जाते हैं जिनका पर्यावरण पे कोई प्रभाव, मतलब उनका पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अपने जैविक कंटेंट खो देते हैं। ठीक है, सेकंड है जैविक नैतिकता, जिसमें डिजाइनर बेबी और मानव क्लोनिंग जैसे नैतिक मुद्दे भी शामिल है, बिल्कुल सही है। अगला है थर्ड है बायोपायरेसी, जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के व्यापारिक उपयोग, तो ये भी क्या है, सही है, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट है, सफेद बायोटेक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। ठीक है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग या का संबंध किस क्षेत्र से, बताइए। यह है औद्योगिक प्रक्रियाएं एंजाइम और किण्वन से, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 33 नासा के ओरिसिक्स REX मिशन और शुद्र ग्राबेनु से प्राप्त नमूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेनु के नमूनों में राइबोज, ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे जीवन के निर्माण खंड पाए जाते हैं। यह खोज RNA वर्ड परिकल्पना का क्या करती है, समर्थन करती है, जिसके अनुसार प्रारंभिक जीवन ने DNA से पहले RNA का प्रयोग किया था। क्या करेगा ओरिसिक्स REX मिशन क्या में की मुख्य बात क्या है, यह RNA जो वर्ड है कि परिकल्पना का, किसका, RNA वर्ड की परिकल्पना का क्या करती है, यह पूर्णतः समर्थन करती है और यह बताती है कि प्रारंभिक जीवन में DNA से पहले क्या था, RNA थे। क्या था, DNA से पहले RNA था। बेनु के नमूनों में सुपरनोवा से उत्पन्न प्री सोलर ग्रेन्स और नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर भी पाए जाते हैं, तो क्या हो गया, इसके तीनों कथन क्या हो गए, सत्य कथन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है यह एयर ब्रीदिंग इंजन है जो दहन के लिए वायुमंडलीय क्या किसकी ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन है उसका ईंधन, मतलब ईंधन के रूप में जलने के लिए किसका उपयोग करता है, ये ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। रैमजेट की विपरीत, मतलब रैमजेट के अपोजिट स्क्रैमजेट में दहन के दौरान हवा का प्रवाह सुपरसोनिक गति पर ही बना रहता है, मतलब ये किससे, सुपरसोनिक गति पर काम करती है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। हाल ही में DRDO ने 12 मिनट से अधिक का समय
एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, ये भी सही है। तो तीनों कथन क्या हो गए? सही। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 35। हाल ही में चर्चा में रहे PSLV-62 मिशन की सफलता और PSLV रॉकेट की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है PSLV एक 4 चरणों वाला क्या है? एक रॉकेट है, जिसमें पहले इंपॉर्टेंट है, पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल तथा दूसरे और चौथे में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे PSLV है, ये पहले और तीसरे 4 स्टेज में, पहले और तीसरे में किसका? ठोस ईंधन का उपयोग होगा, और चौथे और दूसरे में किसका होगा? तरल ईंधन या लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। PSLV-C62 मिशन की विफलता का मुख्य कारण तीसरा कौन सा है? ठोस में अपेक्षित वेग प्राप्त न कर पाना, जो कक्षा में बने रहने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आवश्यकता। तो कौन सा स्टेज फेल हुआ? ये इसका तीसरा स्टेज, जो किसका था? ठोस फ्यूल का। तो नेक्स्ट ये भी सत्य है। तीसरे चरण में दहन कक्ष के भीतर दबाव में क्या आ गई? गिरावट के कारण रॉकेट आवश्यक त्वरण प्राप्त करने में क्या हो गया? विफल हो गया और वह कक्षा में नहीं टिक पाया। तो तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो ये 35 क्वेश्चंस PSI एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए समसामयिक कंटेंट के साथ साथ आपको बेसिक जो साइंस और टेक है उसका पूरा जो फैक्चुअल पार्ट है और विशेषणात्मक जो पार्ट है वो आपको प्रदान किया जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। रामानुज स्कूल और IAS एंड RS में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।